Hello children, many of you wanted a guidance regarding the online chemistry practical Viva examination which is going to be held, and at some places it is already done. So many of the students have requested to me that if I could put forward a video regarding that. So I hope this video is going to give you a clear idea and some help for your online practical Viva examination. So the mode of practicals due to the pandemic is going to be online. आपके स्कूल में जिस भी प्लेटफॉर्म से आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी उसी प्लेटफॉर्म से आपका ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा. मे बी किसी भी स्टूडेंट के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम वाइवा के लिए एक्सटर्नल देंगे, जिसमें केमिस्ट्री में आपको पता है कि 3 सेक्शन में क्वेश्चंस हैं, या अगर ये ऑफलाइन प्रैक्टिकल होता तो आपको 3 क्वेश्चंस करने पड़ते. यूजुअल वेटेज जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का था वो था 8 मार्क्स फॉर टाइट्रेशन, 8 मार्क्स फॉर सॉल्ट एनालिसिस, 6 मार्क्स फॉर कोर एक्सपेरिमेंट एंड 4 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट एंड वाइवा एंड 4 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा. ये बाइफर्केशन था और नाउ दिस इज गोइंग टू बी सोलली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा. तो वाइवा आपको जिन हेडिंग्स के अंडर पूछा जा सकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में. सो एज आई टोल्ड यू, हमारे पास टाइट्रेशन था, राइट. देन सेकेंड टॉपिक वाज सॉल्ट एनालिसिस एंड थर्ड वाज कोर एक्सपेरिमेंट. इस कोर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आता है, सो लेट्स सी. कोर एक्सपेरिमेंट में यू कैन हैव क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी पर वाइवा आ सकता है. देन फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, और या तो फिर फूड स्टफ डिटेक्शन हो सकता है. डिपेंड करता है आपके टीचर ने आपको कोर एक्सपेरिमेंट में से कौन से एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं, क्योंकि इन सब में से कोई एक किसी भी बच्चे को दिया जाता है. बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वाइवा. तो वाइवा तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे ही टॉपिक्स जो स्क्रीन पे विजिबल हैं ये प्रिपेयर करने हैं. जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो अपलोडेड है उसी प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिकल्स हैं केमिस्ट्री के क्लास 12th के. अगर आप बहुत डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सारे वीडियोस देखने चाहिए. इफ यू कैन मीन्स अफोर्ड टू हैव दिस मच टाइम, अगर आपके पास इतना टाइम है एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर थरली, तो आपको सारे वीडियोस बहुत डिटेल में देखने चाहिए. अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया बता दूंगी कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वाइवा के लिए. क्योंकि सिर्फ वाइवा होने वाला है तो आपको 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे ऑनलाइन वाइवा में, और अटेंडेंस कंपलसरी है. आप प्रॉपर तरीके से इसको अटेंड करें और कोशिश करें कि आप एक बार क्वेश्चन पूछे जाने में जवाब दे सकते हो. ये बेटर इंप्रेशन देगा एक्सटर्नल को. सो इफ वी टॉक अबाउट टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वाइवा अपलोड कर चुकी हूँ. उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, बट स्टिल मैं फिर से यहाँ पर बता देती हूँ. आप इस वीडियो के बाद टाइट्रेशन का जो वाइवा है वो जरूर देखें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जो जनरल क्वेश्चंस टाइट्रेशन से पूछे जा सकते हैं वो है कि क्लास 12th में जो आपने टाइट्रेशन किया वो किस तरह का टाइट्रेशन था, व्हाट वाज द टाइप ऑफ टाइट्रेशन. आंसर विल बी इट इज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन. रिडॉक्स टाइट्रेशन इसलिए है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और जो टाइट्रेशन है वो किसके बीच में है, तो 2 टाइट्रेशन आपको टीचर ने कराए होंगे. एक कराया होगा KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, ये 12th का सिलेबस है जो कराया ही गया होगा हर स्कूल में. और दूसरा हो सकता है KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. सो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पेयर हैं जिनके बीच में टाइट्रेशन कराया जाता है. सो KMnO4 मोहर सॉल्ट या KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड, ये पेयर्स हैं टाइट्रेशन करने के लिए. तो जो कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये है कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है. तो सबसे पहले जान लें कि मोहर सॉल्ट को फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है, या अमोनियम फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं.
बट फॉर्मूला है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, तो फेरस अमोनियम सल्फेट बोलेंगे। फिर मोहर सॉल्ट क्या है? तो मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर ये 2 कटायन और 2 अनायन फर्निश करते हैं, राइट? इसलिए इन्हें डबल सॉल्ट कहा जाता है। जैसे NaCl है, नमक, जो टेबल सॉल्ट हम खाते हैं खाने में, वो सिंगल सॉल्ट है। सिंगल सॉल्ट मतलब वो एक एनायन देगा Cl- और एक कैटायन देगा Na+। लेकिन ये डबल सॉल्ट है का मतलब क्या है कि ये 2 कैटायन देते हैं और 2 एनायन। और ये कब देते हैं ये आयंस? जब आप इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल में आस्क यू द मोलर मास। मोलर मास किसका किसका पूछ सकते हैं? तो जितनी भी चीजें यहाँ आपको लिखी दिख रही हैं उन सब का पूछा जा सकता है। तो मोहर सॉल्ट का मोलर मास होता है 392 ग्राम या 392 U। फिर फॉर्मूला और मोलर मास हो गया है, तो हम ऑक्सैलिक एसिड की बात कर लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। सो फॉर्मूला होता है COOH। नाउ यू सी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है .2H2O। ऑक्सैलिक एसिड का है COH.2H2O। इफ मोलर मास इज आस्क्ड, सो मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का है 126 U, राइट? इसके बाद ऑलरेडी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैं बहुत डिटेल में टाइट्रेशन का वाइवा बताया था। कुछ और कॉमन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो टाइट्रेशन से पूछी जा सकती हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दिखा रही हूँ कि मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन करते समय हम 2 बार एसिड यूज करते हैं। एक बार हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं और एक बार हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सो पर्पस क्या है ये एसिड मिलाने का? जब हम मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं उस समय ये एसिड ऐड किया जाता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग द एसिड? सो ध्यान दें कि आपको सिर्फ वाइवा के क्वेश्चंस तैयार करने के। अगर आपको कोई बोलता है कि आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला है H2SO4 सोल्यूशन बनाते समय, तो क्यों डाला है? तो जब हम पहली बार कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो हम डालते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सॉल्ट प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आप पानी डायरेक्ट डाल देंगे मोहर सॉल्ट में तो मोहर सॉल्ट पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मोहर सॉल्ट लेने के बाद, वे करने के बाद उसमें एसिड मिक्स कर रखा है, तो दैट विल प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सॉल्ट बाय वाटर। इसके बाद जब हम सेकेंड टाइम एसिड ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, जो कि हम कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क में एसिड हम क्यों ऐड करते हैं? द पर्पज इज टू प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर द रिडॉक्स टाइट्रेशन। ध्यान रखें कि जब यही टाइट्रेशन आप KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में करते हैं तो ये जो फर्स्ट टाइम एसिड ऐड किया जाता है ये ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का कोई हाइड्रोलिसिस प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑक्सैलिक एसिड को डायरेक्ट वाटर में सोल्यूबल करके सोल्यूशन बना सकते हैं, पर मोहर सॉल्ट को डायरेक्ट पानी में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। आपको ग्रीनिश ब्राउनिश सोल्यूशन मिल सकता है उसके हाइड्रोलिसिस के कारण, और हमें चाहिए टाइट्रेशन के लिए क्लियर सोल्यूशन। तो इसीलिए मोहर सॉल्ट वाले टाइट्रेशन में मोहर सॉल्ट बनाते समय आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करने के बाद पानी मिलाकर सोल्यूशन बनाना है। जबकि अगर आप ऑक्सैलिक एसिड वाला टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड में इस स्टेप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये डिफरेंस है इन दोनों टाइट्रेशन में। मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये 2 पेयर ऑफ सोल्यूशन है टाइट्रेशन करने के लिए, KMnO4 और मोहर सॉल्ट, और KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 जो है वो सोल्यूशन आपको टीचर प्रिपेयर करके देते हैं जब प्रैक्टिकल होता है, मगर अभी तो आपको सिर्फ वाइवा देना है। पर आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 एक अननोन सोल्यूशन रहता है जिसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ आपको निकालनी होती है। तो अगर आपके पास बुक है तो उसमें एम पढ़ के देखिए, वहां लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 बाय यूजिंग आइदर मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड, जो भी आपका एम है। अगर मोहर सॉल्ट के साथ है तो मोहर सॉल्ट की बात करेंगे, और अगर ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पूछा है तो ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे। तो यही चीज मैं बोल रही थी कि अगर आप मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन लेकर टाइट्रेशन करते हैं तो उस समय 2 बार एसिड ऐड किया जाता है, एक बार मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते समय और एक बार टाइट्रेशन करते समय। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते समय उसमें फर्स्ट स्टेप नहीं की जाएगी, ये सिर्फ सेकेंड स्टेप आप परफॉर्म करेंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है
कि जब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो किस तरह का टाइट्रेशन है, से आपने बोला कि रिडॉक्स टाइट्रेशन है। जैसे ही आप जवाब देंगे कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, बट ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि जैसा आपको मालूम है कि रिडॉक्स रिएक्शन में समथिंग इज ऑक्सीडाइज्ड एंड समथिंग इज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होना ही है। तो इनमें अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं KMnO4 एंड मोहर सॉल्ट के बीच में, तो क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पूछा जाना बहुत नेचुरल है। तो ध्यान रखिए KMnO4 जो है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो किसी भी सिचुएशन में हो, आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि KMnO4 न्यूट्रल, एसिडिक या अल्कलाइन किसी भी मीडियम में ले लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो टाइट्रेशन में भी KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एंड इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस, यानी इसका खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन ये सामने वाले को, सामने वाला कौन है, मोहर सॉल्ट, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जबकि अगर हम मोहर सॉल्ट की बात करते हैं तो मोहर सॉल्ट इस टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो दो क्वेश्चंस मैंने बताए, किस तरह का टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, और रिडॉक्स में कुछ ऑक्सीडाइज और कुछ रिड्यूस जरूर होता है। तो क्या ऑक्सीडाइज हुआ है और क्या रिड्यूस हुआ है के लिए ये बट ऑब्वियस क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखकर बताया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर क्या होता है, इस टाइट्रेशन में क्या इंडिकेटर यूज हुआ है, क्योंकि 11th क्लास में जब आप टाइट्रेशन करते थे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता था, तो एसिड बेस में आप मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन जैसा कोई इंडिकेटर यूज करते थे। यहाँ पर इस टाइट्रेशन में क्या इंडिकेटर यूज होता है, तो ये मैं आपको पिछले वाइवा के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग। इंडिकेटर टाइट्रेशन में KMnO4 इटसेल्फ इज अ सेल्फ इंडिकेटर, उसमें कोई इंडिकेटर अलग से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि KMnO4 खुद जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अपना कलर चेंज कर लेता है और आपको रिएक्शन कंप्लीशन पर यानी एंड पॉइंट पर परमानेंट पिंक कलर मिल जाता है। सो KMnO4 एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर। अगर क्वेश्चन आता है कि एंड पॉइंट क्या है, सो द पॉइंट एट विच यू गेट परमानेंट पिंक कलर एंड द रिएक्शन इज कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। जो आप रिडॉक्स टाइट्रेशन करा रहे हैं मोहर सॉल्ट और KMnO4 के बीच में, उसमें जो है जब परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा, दैट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप ये दोनों ही टाइट्रेशन कर रहे हैं, भले आपसे KMnO4 मोहर सॉल्ट बोला हो या KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड बोला हो, तो आप ब्यूरेट में क्या फिल करेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो KMnO4 है वो टीचर आपको देंगे और ये अननोन सोल्यूशन है। तो अननोन सोल्यूशन जो है, जिसका स्ट्रेंथ और मोलारिटी हमें निकालना होता है, वो हमेशा ब्यूरेट में फिल किया जाता है, क्योंकि ब्यूरेट से ही रीडिंग आती है, राइट। तो KMnO4 ब्यूरेट में लिया जाएगा और मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड को पीपेट आउट किया जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें इंडिकेटर क्या है और जवाब दिया था कि KMnO4 इज इटसेल्फ एन इंडिकेटर। सो क्यों KMnO4 जो है खुद इंडिकेटर का काम करता है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जवाब है कि H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, it react with oxalic acid or mohr salt. When all the reducing agent is oxidized, the excess of KMnO4 is not decomposed and yet it gives you the pink color. So ये आंसर है कि क्यों KMnO4 खुद एक इंडिकेटर का काम करता है। So basically डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये ऑक्सैलिक एसिड या मोहर सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा होता है। जब पूरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो एक्सेस ऑफ KMnO4 जो है वो डिकम्पोज नहीं होता और फिर वो पिंक कलर देता है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाई KMnO4 इज पर्पल इन कलर। जब KMnO4 सोल्यूशन बनाया जाता है तो वो पर्पल कलर का दिखता है, क्यों दिखता है। तो यूजुअली जो बच्चों को आंसर होता है वो उन्हें ये लगता है कि मैग्नीज जो है वो D ब्लॉक में आता है और D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो DD ट्रांजिशन करते हैं, इसलिए कलर दिखता होगा, मगर यहाँ पर ये गलत जवाब है। KMnO4 का पर्पल कलर DD ट्रांजिशन के कारण नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज KMnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू
दिस इज द आंसर, ड्यू टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक्चुअली मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस मॉलिक्यूल में, और यहां पर जो है इसे आप मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली यहां हो क्या रहा है कि ये जो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन हियर, और जिस कंडीशन में ऑक्सीजन एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए जो है ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। सो ध्यान रखें कि ये जो पर्पल कलर है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, राइट? क्यों नहीं है इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, लेट मी शो यू। देखिए KMnO4 में अगर हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगी +7, राइट? और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 मीन्स व्हाट, 4s2 3d5। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी, जब ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गए हों, यानी 4s 0 और 3d5 भी 0 हो गया हो। तो जब इसके पास 3d5 भी 0 हो गया हो, तो अब जब इसके बाद इसके पास 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए KMnO4 का पर्पल कलर डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, वो मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना है, इसीलिए है। सो बेसिकली द आंसर शुड बी, आप अगर एक लाइन में आंसर देना चाहते हैं कि KMnO4 पर्पल क्यों है, तो जवाब होगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल, और जिसमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच में चार्ज ट्रांसफर हुआ है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड नो, एंड साइमल्टेनियसली आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, तो इसका रीजन मैंने आपको लिख कर दे दिया है। So in short you can say KMnO4 has a deep purple color because of the charge transfer from the ligand to metal center. So actually क्या हुआ है, I will write here charge transfer has taken place from ligand का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ओके, to the metal center, और इसी चीज को कहा जाता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो सिर्फ एक लाइन में अगर इसका जवाब देना है तो इसे हम कहेंगे ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इस वजह से KMnO4 पर्पल कलर का होता है, और मैंने आपको बाकी सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्यों ऐसा है। सो जो टाइट्रेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है, और आप अलग से भी मैंने टाइट्रेशन पे वाइवा का वीडियो डाल रखा है, और उसमें ढेर सारी बातें हैं। क्योंकि आपको टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ वाइवा देना है, तो मैंने वाइवा में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी, कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके एक्सटर्नल के पास सामने खड़े होते हो तो और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं रीडिंग्स के बारे में या प्रोसीजर के बारे में, उसके लिए आप मेरा डिटेल्ड वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सॉल्ट एनालिसिस, जो आपको सेकंड प्रोबेबिलिटी है वाइवा में, तो सॉल्ट एनालिसिस है। वैसे ध्यान रखिए कि टीचर हमेशा कोशिश करते हैं कि दो क्वेश्चंस या मिनिमम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से तो पूछे ही। तो ध्यान रखिए आपका प्रिपेयर करने का जो एरिया है वो इतना है, टाइट्रेशन में प्रिपेयर करना है, सॉल्ट एनालिसिस प्रिपेयर करना है, और कोर एक्सपेरिमेंट में ये तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है। और इन सब पर मैं बहुत डिटेल वीडियोस डाल चुकी हूँ इंडिपेंडेंटली, सो आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आप बहुत थॉरो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो पूरा प्रॉपरली देख लेंगे तो 70% तो यू विल बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। नाउ लेट्स सी फॉर सॉल्ट एनालिसिस क्या करना है। सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, सो यू कैन सर्च सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 1 बाय अपर्णा भारद्वाज एंड सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 2 बाय सेम नेम। सो सॉल्ट एनालिसिस में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉल्ट में कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। सो जो भी कैटायन एनायन आपके टीचर ने कराए हैं वो आपको सारे आने चाहिए, और उनके टेस्ट आपको याद होने चाहिए।
कोई भी रैंडम टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिमिनरी या कंफर्मेटरी टेस्ट, राइट। तो एनायंस की जब हम बात करते हैं तो एनायंस को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप होता है, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट रेडिकल्स। इंडिपेंडेंट रेडिकल्स, रेडिकल का मतलब भी आयन ही होता है, ओके। तो इनमें मेरा जो डिटेल्ड वीडियो है उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं, क्योंकि यही वाइवा में पूछा जाएगा कि डाइल्यूट ग्रुप में कौन आता है। तो जैसे आपका कार्बोनेट आयन है वो डाइल्यूट ग्रुप में आता है, ऐसे और भी आयन है, इसके लिए आप डिटेल्ड वीडियो रेफर करिए। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप में कौन आता है, तो आपका क्लोराइड आएगा, ब्रोमाइड आएगा, आयोडाइड आएगा, ये सारे आपके कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप में आते हैं। इंडिपेंडेंट रेडिकल्स में आते हैं सल्फेट और फॉस्फेट। तो ये रेडिकल्स आपको याद होने चाहिए कि किस ग्रुप में कौन सा है। इसके बाद हम कैटायंस की बात करें तो कैटायंस को ग्रुप 0 से ग्रुप 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ भी आपको याद होना चाहिए कि 0 ग्रुप में कौन आता है। जैसे 0 ग्रुप में अमोनियम आता है, फर्स्ट ग्रुप में लेड आता है, फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप में लेड आता है। उसके बाद थर्ड ग्रुप में कौन आता है, फोर्थ में कौन आता है, टिल 6th ग्रुप कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं। और ये जितना भी पोर्शन मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आए कि आपको इस टॉपिक में क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो आप ये याद करें कि कितने कैटायंस हैं और किस ग्रुप में कौन सा कैटायन आता है, और एनायंस का मैंने आपको बता ही दिया है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और इंडिपेंडेंट। जब हम टेस्ट करते हैं तो हम परफॉर्म भी इसी सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर आपको कैटायंस के लिए एक ग्रुप रिएजेंट टेबल होती है, वो लर्न करनी है। ये ग्रुप रिएजेंट टेबल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी दिस इज द ग्रुप रिएजेंट टेबल। ये अगर आपके बुक में दी हुई है तो आप इसे एज इट इज याद कर लीजिए। इसके पहले 2 कॉलम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 0 के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, आप डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप में H2S गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अगर आप ध्यान से इस टेबल को समझ लेते हैं तो आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा। देखिए सेकंड और फोर्थ ग्रुप में सेम H2S गैस पास की जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप किस ग्रुप के लिए H2S गैस पास करेंगे। तो हम जो हमारा सिर्फ क्या है, सेकंड और फोर्थ ग्रुप है, इसके लिए हम करेंगे H2S पास। और फर्स्ट ग्रुप और 6th ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, यानी पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। सेकंड और फोर्थ में हमें H2S पास करनी है। सेकेंड ग्रुप में H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और फोर्थ में H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और थर्ड ग्रुप के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ग्रुप रिएजेंट है। और फिफ्थ ग्रुप के लिए अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से आपको ग्रुप रिएजेंट डायरेक्ट टीचर पूछ सकता है कि थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बताइए या फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बताइए, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि H2S किस ग्रुप में आप पास करते हैं, किस ग्रुप के लिए H2S गैस ग्रुप रिएजेंट है। सो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर लिखकर लर्न कर सकते हैं। सो दीज 2 कॉलम्स आर इम्पॉर्टेंट और दिस इज द ग्रुप रिएजेंट टेबल फॉर कैटायन। यानी इनसे एक प्रिलिमिनरी सा टेस्ट होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें ये ग्रुप का रेडिकल हो सकता है। साइमल्टेनियसली जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि 0 से 6th ग्रुप के रेडिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। 0 ग्रुप में अमोनियम आयन आता है जो आपको जरूर कराया गया होगा। फिर फर्स्ट ग्रुप में लेड आता है, ये भी आपको जरूर कराया गया होगा। सेकंड ए में भी लेड आता है। जब लेड फर्स्ट ग्रुप में डिटेक्ट नहीं होता तो सेकंड ए ग्रुप से हो जाता है H2S गैस पास करने पर। फिर सेकंड ए में कॉपर भी आता है, पर क्योंकि कॉपर कलर्ड सॉल्ट्स बनाता है तो इसीलिए कॉपर के ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस आते नहीं। CBSE से कलर्ड आयंस ओमिटेड है, मतलब वो एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं। फिर ग्रुप सेकंड बी में आर्सेनिक आता है। आर्सेनिक के सॉल्ट्स पॉइजनस होते हैं, इसीलिए इन पर टेस्ट नहीं करना होता है। फिर ग्रुप 3 आता है। थर्ड ग्रुप में आयरन आता है। अगेन आयरन के सॉल्ट कलर्ड होते हैं, इसीलिए आयरन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाएगा क्योंकि कलर्ड हमारे स्कोप के बाहर है। फोर्थ ग्रुप में कोबाल्ट आता है,
निकल आता है, मैग्नीज और जिंक आते हैं। तो मैग्नीज और जिंक पूछे जा सकते हैं। अगेन कोबाल्ट और निकल के सॉल्ट्स जो हैं वो रेयर है, कलर्ड भी होते हैं कई सारे, इसलिए नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्रुप 5 में, ये बीच में ग्रुप रिएजेंट मैंने लिखा है, मैंने आपको अभी टेबल दिखाया था, वो आपको लर्न करना है। फिर ग्रुप 5 में आते हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। इनमें सब सारे तीनों रेडिकल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। 6th ग्रुप में आता है मैग्नीशियम, Mg2+। सो ये 6 ग्रुप हैं, इनमें पूछ सकते हैं कौन से ग्रुप में कौन सा कैटायन आता है और किसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट याद करने हैं, जैसे आपसे अमोनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जा सकता है, लेड का पूछा जा सकता है, या किसी भी कैटायन या अनायन का कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जा सकता है। तो सबके 2-2 कंफर्मेटरी टेस्ट याद करें। कुछ रेडिकल्स के कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं टीचर्स के, तो वो पूछते ही हैं कि जैसे अगर आपसे लेड के लिए पूछना है तो लेड का पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट जरूर याद करें, दोनों में येलो पीपीटी लेड देता है। इसके बाद अगर हम ग्रुप 3 में देखते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए लेक टेस्ट बहुत फेमस है, लेक टेस्ट को मगअप करें, लेक टेस्ट पूछा जा सकता है कि लेक टेस्ट बताइए क्या होता है। देन इसके बाद हम 5th ग्रुप देखते हैं, तो 5th ग्रुप में बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के लिए जो है फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेम टेस्ट में बेरियम ग्रासी ग्रीन फ्लेम देता है और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड फ्लेम देता है और कॉपर ब्रिक रेड फ्लेम देता है। तो ये फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही एनायंस में, जैसे अगर आप क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं तो क्लोराइड आयन के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट उनमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें येलो पीपीटी बनता है, तो आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट याद करें। ऐसे ही अगर आप नाइट्राइट आयन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में नाइट्राइट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइट्राइट आयन अगर आपको आपके टीचर ने कराया है तो नाइट्राइट आयन के लिए भी आपको टेस्ट याद करने हैं। इसके बाद कार्बोनेट के सारे टेस्ट याद करें, डाइल्यूट HCl, मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। देन यूजुअली सल्फाइड नहीं कराए जाते, अगर आपको कराए गए हैं तो सल्फाइड के टेस्ट याद करेंगे। देन अगर आपको नाइट्रेट आयन कराया गया है, जो कि जरूर कराया गया होगा, NO3-, तो नाइट्रेट में एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ये जरूर पढ़ें। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जंक्शन पे ब्राउन रिंग बनती है। तो ऐसे तो सारे ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप हर रेडिकल के लिए, भले वो कैटायन हो या एनायन हो, 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जरूर याद करें। और जो नाम मैंने बताए हैं वो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, उन्हें तो 100% प्रिपेयर कर ही लेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको कैसे टाइट्रेशन और सॉल्ट एनालिसिस प्रिपेयर करना है। अभी हम कोर एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको टाइट्रेशन से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने बताया। सॉल्ट एनालिसिस एज आई टोल्ड यू। कोर एक्सपेरिमेंट में क्रोमैटोग्राफी में ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। क्रोमैटोग्राफी का मीनिंग पूछ सकते हैं, तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, और हम कलर सेपरेशन करते हैं इस मेथड से, इसलिए इसे क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। और किस तरह की क्रोमैटोग्राफी आप करते हैं, तो पेपर क्रोमैटोग्राफी आपने करी हुई है। जो प्रैक्टिकल है आपका वो वॉट्समैन फिल्टर पेपर की मदद से होता है, जिसमें आप ब्लू और रेड इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और उनका RF कैलकुलेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज RF पूछ सकते हैं, RF इज रिटेंशन फैक्टर, RF का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। इसके लिए मैंने क्रोमैटोग्राफी को फाइल में कैसे लिखें ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। हालांकि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए उसके अलावा क्रोमैटोग्राफी में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूछा जा सकता है। देन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में मैं ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाल चुकी हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स आपको सारे याद होने चाहिए, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ये आपका थ्योरी का सिलेबस था। इसमें से कितने फंक्शनल ग्रुप आपको प्रैक्टिकल में करने हैं, तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, बेसिक में अमाइन है और न्यूट्रल में अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन है। और फंक्शनल ग्रुप टेस्टिंग पर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ,
तो उसमें भी आपको 2-2 टेस्ट याद करने हैं। आप वो वीडियो देख लें इसके बाद और उसमें से 2-2 टेस्ट जो भी आपको इजी लगते हैं वो याद कर लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगी आपको, जो आपको हेल्प करेंगे कि इस वीडियो के बाद आप क्या क्या और देख लें तो आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल जो कि एसिडिक है, ब्लू लिटमस को रेड टर्न करेंगे। ये एक बहुत इजी सा प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल दिया गया है, फिर इनका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें। अगर अमाइन है तो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगा, और न्यूट्रल है तो ये दोनों ही काम नहीं आएंगे, तो आपको जो है इनके लिए अलग टेस्ट हैं जो मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो इस वीडियो के बाद इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के ये स्टेप्स फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन देख लें। उसमें जितने वाइवा के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। जितनी बातें वीडियो में बताई गई हैं वो सारे ही क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सॉल्ट एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप और फूड स्टफ डिटेक्शन पर भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। हर उसके लिए अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 3 फूड स्टफ्स हैं। अगर आपको टीचर ने कराए हैं तो आप उनके वीडियोस देख लीजिएगा। सब में 2-2, 3-3 टेस्ट याद करने हैं बस। तो सॉल्ट एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप और फूड स्टफ में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इनमें आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाएगा कि आप अगर सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो तो कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट बता दो, फंक्शनल ग्रुप कर रहे हो तो एल्डिहाइड को कैसे टेस्ट करोगे, फूड स्टफ कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट करोगे या प्रोटीन को कैसे टेस्ट करोगे। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन में आपको क्या याद करना है? आपको कंफर्मेटरी टेस्ट याद करने हैं और रिएक्शंस याद करनी है। जो कलर चेंज होता है वो क्यों होता है ये करना है आपको। तो आई होप आपको क्लियर है कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं प्रैक्टिकल के लिए। और ये कॉमन 3 क्वेश्चन हैं अब, जिसमें से आपको टाइट्रेशन टीचर ने कराया ही होगा 100%, सॉल्ट एनालिसिस 100% कराया ही होगा, कोर एक्सपेरिमेंट में फंक्शनल ग्रुप जरूर कराया होगा, क्रोमेटोग्राफी और फूड स्टफ के बारे में आप अपने टीचर से कंफर्म कर लें। अदरवाइज सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इतना कंपल्सरीली हमें कराना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर थी एंड दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू। एंड प्लीज see the description box for the link for the related videos that will help you to cover this part also thoroughly. And all the best for your practical exams. Do well. I wish you a great future ahead. Thank you for watching.